इस वीडियो में हम कुछ आणविक निदान तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका उपयोग डॉक्टर कई बीमारियों का पता लगाने के लिए करते हैं। तो आणविक निदान तकनीकों का उपयोग करके सार्स कोव 2, HIV, हेपेटाइटिस और HPV जैसे कई संक्रमणों का पता लगाया जा सकता है। कई बार बहुत से रोगियों में इन संक्रमणों के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह के रोगियों को लक्षणहीन रोगी कहा जा सकता है। लेकिन लक्षण दिखाई ना देने के बावजूद भी वे अपने संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि वे इस बात से अनजान होते हैं कि उन्हें इस प्रकार का कोई संक्रमण है। यही कारण है कि इन संक्रमणों का यथाशीघ्र पता लगाना बहुत आवश्यक है। लेकिन इन संक्रमणों का पता लगाने के लिए हम आणविक निदान तकनीकों का क्यों उपयोग करते हैं? निदान के पारंपरिक तरीकों जैसे रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, लार परीक्षण इत्यादि का उपयोग क्यों नहीं करते? तो इसका कारण यह है कि बहुत से लक्षणहीन रोगियों के रक्त, मूत्र या लार इत्यादि में रोगाणुओं की मात्रा इतनी कम होती है कि इन पारंपरिक निदान तरीकों से संक्रमण का पता नहीं लगाया जा सकता। इनका पता लगाने के लिए हमें काफ़ी अधिक सटीक परीक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कई बार इन पारंपरिक निदान विधियों से परीक्षण के परिणाम आने में काफ़ी समय भी लग जाता है, जिससे रोगी के इलाज में देरी हो सकती है और उनका संक्रमण गंभीर हो सकता है। यही कारण है कि आजकल बहुत से डॉक्टर इन संक्रमणों का पता लगाने के लिए पारंपरिक निदान तकनीकों के बजाय आणविक निदान तकनीकों का उपयोग करना पसंद करते हैं। ये आणविक निदान तकनीकें कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम संक्रमणों का पता लगाने में केवल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR के उपयोग के बारे में समझेंगे। यदि आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इस विषय पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम संक्षेप में केवल यह चर्चा करेंगे कि विभिन्न संक्रमणों का पता लगाने में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है। तो PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी सैंपल DNA खंड की एक छोटी सी मात्रा से उसकी ढेर सारी प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। जब हम PCR की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तब हम सबसे पहले एक विशेष विलयन में सैंपल DNA की छोटी सी मात्रा लेते हैं और इसके साथ ही इस विलयन में पर्याप्त मात्रा में DNA प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स और DNA पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं और फिर हम इस विलयन को लगभग 96 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे सैंपल DNA का डीनेचुरेशन या विकृतीकरण हो जाता है, यानी DNA के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। यह इस प्रक्रिया का पहला चरण होता है। इसके बाद हम इसे लगभग 55 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, जिससे DNA प्राइमर्स अलग हो चुके दोनों DNA स्ट्रैंड्स के विशिष्ट सिरों पर बंध जाते हैं, जो कि इस प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है, जिसे प्राइमर एनीलिंग कहा जाता है। इस प्रकार एक बार जब DNA प्राइमर्स अलग हो चुके दोनों DNA स्ट्रैंड्स के विशिष्ट सिरों पर बंध जाते हैं, तो इसके बाद हम विलयन को लगभग 72 डिग्री सेल्सियस तक पुनः गर्म करते हैं, जिससे PCR प्रक्रिया का तीसरा चरण यानी एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स आरंभ होता है, जिसमें DNA पॉलीमरेज एंजाइम, जो सामान्यतः टेक पॉलीमरेज होता है, जो कि उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है, यह DNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA प्राइमर्स की सहायता से उन प्राइमर्स से जुड़े DNA स्ट्रैंड्स में नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर DNA की प्रतिकृति को पूरा करता है, यानी सैंपल DNA के दोनों स्ट्रैंड्स में से प्रत्येक पर नए DNA स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। एक बार जब ये तीनों चरण संपन्न हो जाते हैं, तब PCR का एक चक्र पूरा हो जाता है, जिससे सैंपल DNA की मात्रा दोगुनी हो जाती है। लेकिन वास्तव में PCR के केवल एक चक्र से सैंपल DNA की पर्याप्त प्रतियां नहीं बन पाती हैं। इसलिए एक चक्र पूरा होने के बाद यह 3 चरणीय चक्र बार बार दोहराया जाता है, जिसमें हर चक्र के साथ DNA की प्रतियों की संख्या गुणात्मक रूप से बढ़ती जाती है और सामान्यतः 35 से 40 चक्रों के बाद हमें सैंपल DNA की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो जाती है। ठीक है। PCR की प्रक्रिया द्वारा DNA की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के बाद यह ज्ञात किया जाता है कि इसमें बैक्टीरियल DNA है या नहीं है, और यदि है तो उसकी कितनी मात्रा मौजूद है। यह ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है और इस तरह की विधियों में से एक है
फ्लोरोसेंट डाई यानी प्रतिदीप्त रंजकों का उपयोग करना। इसके लिए हम पीसीआर प्रक्रिया के विलयन में फ्लोरोसेंट टैग युक्त न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं। ऐसे में यदि लिए गए डीएनए सैंपल में विशिष्ट अनुक्रम वाला बैक्टीरियल डीएनए मौजूद है और डीएनए प्राइमर्स उस डीएनए के अलग हो चुके स्ट्रैंड्स के सिरों पर बंध जाते हैं, तब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर्स की सहायता से डीएनए स्ट्रैंड्स में इन फ्लोरोसेंट टैग युक्त न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर डीएनए की प्रतिकृति को पूरा करता है। इसका मतलब यह है कि हमने जो सैंपल डीएनए लिया है, यदि उसमें विशिष्ट अनुक्रम वाला बैक्टीरियल डीएनए मौजूद है तो पीसीआर प्रक्रिया द्वारा हमें डीएनए की जो संवर्धित मात्रा मिलेगी उसमें हमें प्रतिदीप्ति देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि इसमें प्रतिदीप्ति बहुत अधिक है तो इससे पता चलता है कि लिए गए सैंपल डीएनए में बैक्टीरियल डीएनए की मात्रा भी अधिक है। इस प्रकार हम सैंपल डीएनए में बैक्टीरियल डीएनए की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। इसी तरह एक अन्य विधि है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार के आधार पर अलग करने के लिए एक विशिष्ट जेल का उपयोग किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ऊपर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें सैंपल डीएनए को रखा जाता है। इसके अलावा इसमें एक मार्कर डीएनए सैंपल भी रखा जाता है, जिसमें विशेष रूप से उस रोगजनक या बैक्टीरिया के ज्ञात डीएनए खंड होते हैं जिनके लिए हम सैंपल डीएनए का परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद जब हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप को चलाते हैं, यानी जब हम इस जेल से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तब चूंकि डीएनए ऋणावेशित होते हैं इसलिए ये इस सेटअप में धनावेशित सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस दौरान डीएनए के छोटे टुकड़े अधिक दूरी तक जाते हैं जबकि बड़े टुकड़े थोड़ी ही दूरी तय कर पाते हैं, जिसके कारण अंततः हमें जेल में इस तरह के अलग अलग डीएनए बैंड दिखाई देते हैं। एक बार जब हमें सैंपल डीएनए के अलग अलग डीएनए बैंड मिल जाते हैं तब हम इनकी तुलना मार्कर डीएनए के डीएनए बैंडों से करते हैं और यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या सैंपल डीएनए के डीएनए बैंड मार्कर डीएनए के डीएनए बैंडों के समान है। यदि सैंपल डीएनए के डीएनए बैंड मार्कर डीएनए के डीएनए बैंडों के समान है तो इसका मतलब सैंपल डीएनए में बैक्टीरियल डीएनए मौजूद है, यानी व्यक्ति को बैक्टीरियल संक्रमण है। इसके विपरीत यदि कोई बैंड समान नहीं है तो यह दर्शाता है कि सैंपल डीएनए में बैक्टीरियल डीएनए मौजूद नहीं है, यानी व्यक्ति को बैक्टीरियल संक्रमण नहीं है, वह बैक्टीरियल संक्रमण से प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आणविक निदान तकनीकों का उपयोग करके किसी रोगजनक के संक्रमण का उसके आरंभिक चरण में ही पता लगा सकते हैं।